आपने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौरभ खुद ही मुस्कान को तलाक देने वाला था? फिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान को उसका कत्ल करना पड़ा? अब सवाल ये भी उठता है कि जेल में प्रेग्नेंट हुई मुस्कान के बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या साहिल? इस पूरे मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही नजर में मुस्कान की मासूमियत और उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जो दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ के प्रोफाइल और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे उसके माता पिता के। मगर प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9-10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी तब उसकी मुलाकात एक अजनबी साहिल शुक्ला से हुई। पहली बार बस हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता है। यहां तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वो सोचने लगा, ये लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहां आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया, चेट पड़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वो चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा तू मैना से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाओं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हालात ऐसे हो गए कि तलाक की नौबत आ गई। देखते ही देखते 2023 आ गया। सौरभ ने आखिरकार मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर लिया और वापस लंदन चला गया।
इस बार वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें थीं। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया था। अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर वो खुद को यकीन दिला चुका था कि उसकी माँ अब भी उससे जुड़ी हुई है। वो रोज उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे राह दिखा रही है। अब वो उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी, लेकिन अंदाज वैसा ही था जैसे उसकी माँ उससे बातें कर रही हो। स्नैपचैट मैसेज, बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसे मत खोना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, उसे हमेशा खुश रखना। साहिल स्नैपचैट के सामने बड़बड़ाते हुए, माँ आप भी यही कह रही हो तो फिर ये लड़की सच में मेरी किस्मत में है। साहिल को यकीन होने लगा कि उसकी माँ खुद उस मुस्कान की तारीफ कर रही है। अब वो मुस्कान के प्यार में पहले से भी ज्यादा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ खुद चाहती है कि वो मुस्कान से शादी करे। इधर सौरभ पूरी तरह से मुस्कान की जिंदगी से बाहर निकल चुका था। 2023 में तलाक की नौबत आने के बाद वो लंदन चला गया और इस बार वो 2 साल तक लौटकर नहीं आया। उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और पागल कर दिया था। अब हालत ये हो गई कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम सौरभ से तलाक लो और मुझसे शादी करो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी मगर ठंडी आवाज में बोली, तलाक लेने से क्या होगा, सौरभ फिर भी आसपास रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तो रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान सिहर गई। उसने साहिल की आंखों में देखा, वो मजाक नहीं कर रहा था, क्या तुम सच कह रहे हो? मुस्कान की आवाज धीमी मगर हैरानी से भरी थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अगर वो जिंदा रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसे एक फिल्मी डायलॉग मत समझो, ये करने का टाइम आ गया है। पहले मुस्कान को यह सुनकर झटका लगा मगर फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी तय कर लिया, अगर सौरभ नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। अब बस उन्हें सही मौका चाहिए था। साहिल के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी हो, दोनों शादी करें, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब बस इसे अंजाम देने की देरी थी। दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल कैसे होगा? मुस्कान और साहिल ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया, अलग अलग तरीके पढ़े, वीडियो देखे, मगर हर बार कुछ ना कुछ अधूरा लग रहा था। फिर फैसला हुआ कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार कर दिया जाएगा। साहिल ने मुस्कान से फोन पर कहा, पहले यह देखना होगा कि कौन सी बेहोशी की दवा सबसे असरदार होगी। उसने तुरंत गूगल पर सर्च किया, सबसे तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा, और फिर एक और सर्च, ऐसी दवा जिससे मौत जल्दी हो जाए। लेकिन सिर्फ दवा ही काफी नहीं थी, कत्ल के लिए एक चाकू भी चाहिए था, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा और तेज धार वाला। साहिल ने मुस्कान को सलाह दी, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान बिना देर किए एक दुकान पर पहुंची। जब दुकानदार ने उसे इतने बड़े चाकू खरीदते देखा तो हैरानी से पूछा, इतने बड़े चाकू का क्या करोगी? मुस्कान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने ज्यादा सवाल नहीं किए और 800 रुपये में उसे 2 बड़े चाकू दे दिए। अब चाकू भी आ गए, दवा का इंतजाम भी हो रहा था, मगर कत्ल के बाद लाश का क्या किया जाए? पहले प्लान बना कि किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। सौरभ के घर वाले वैसे भी उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। शादी के बाद वे पहले ही नाराज थे। अगर सौरभ गायब हो जाता तो कोई खास पूछताछ भी नहीं करता, मगर सवाल था लाश को दफनाए कैसे। साहिल और मुस्कान को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों से डायरेक्ट पूछते तो शक हो सकता था, इसलिए उन्होंने चालाकी से सवाल पूछना शुरू किया। साहिल ने अपने दोस्त से कैजुअल अंदाज में पूछा, यार पूजा की सामग्री अगर जमीन में दबानी हो तो कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए? दोस्त ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, बस हल्का सा गड्ढा खोदकर डाल दो, ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं होती। साहिल ने थोड़ा झिझकते हुए अगला सवाल पूछा, और अगर कुछ बड़ा गाड़ना हो तो? अब दोस्त सतर्क हो गया। उसने तुरंत शक भरी नजरों से पूछा,
तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं करने वाला? साहिल अचानक घबरा गया। अगर दोस्त ने पुलिस को कुछ बता दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। उसने झट से बात घुमा दी, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि लाश को दफनाने का तरीका बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अब एक नया प्लान बना। साहिल ने मुस्कान से कहा, एक बड़ा ड्रम खरीदते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डालेंगे और ऊपर से सीमेंट भरकर पैक कर देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखा। साहिल एकदम ठंडे दिमाग से सोच रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं था। मुस्कान ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी आ चुके थे। अब बस सौरभ का हिंदुस्तान लौटना बाकी था। सौरभ और मुस्कान के बीच भले ही दूरियां आ चुकी थीं, लेकिन सौरभ अब भी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और उसने तय किया कि वो इस खास दिन पर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहेगा। तमाम लड़ाइयां और गलतफहमियां के बावजूद उसने लंदन से मेरठ आने का फैसला किया। उसने मुस्कान को पहले ही बता दिया था, मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूं, जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाएंगे, हम दोनों और हमारी बेटी। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई। दोनों ने फौरन फैसला किया, कत्ल 25 फरवरी को ही होगा। प्लान साफ था, शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है, सौरभ को पिलानी है और जब वो बेहोश हो जाए तो चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की रात घर में जन्मदिन का जश्न मनाया गया। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिल में पहले से तय खौफनाक प्लान चल रहा था। जैसे ही रात बढ़ी, मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए। लेकिन सौरभ हंसते हुए, आज नहीं पीऊंगा। मुस्कान का चेहरा उतर गया। पूरी साजिश नाकाम हो गई। वो जबरदस्ती पीला भी नहीं सकती थी क्योंकि शक हो सकता था। अब क्या किया जाए? सौरभ इस बार बच गया था। अगले दिन मुस्कान और साहिल फिर मिले। दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट थी। अब क्या करें? थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च यही सही मौका है। 3 मार्च, क्योंकि उसी दिन उनकी बेटी का 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान की प्लानिंग थी कि जैसे ही पेपर खत्म होगा वह अपनी बेटी को अपनी मां के पास भेज देगी, तब घर में सिर्फ पति पत्नी होंगे। कत्ल करना आसान होगा। 3 मार्च आ गया। बेटी को अपनी मां के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने प्लान समझाया और मुस्कान ने उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात ढलने लगे। पिछली बार शराब का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए इस बार मुस्कान ने एक नई चाल चली। सौरभ को कोफ्ता बेहद पसंद था तो उसने वही बनाया, लेकिन इस बार कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला थी। रात के 9:30 बजे सौरभ खुश होकर, वाह, आज कोफ्ता बनाया, तुम अब भी जानती हो कि मुझे क्या पसंद है। मुस्कान ने झूठी मुस्कान के साथ खाना परोसा। सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा। रात के ठीक 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया। वो बेहोश हो गया है, अब आ जाओ। साहिल ने बिना वक्त गंवाए बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से मुस्कान के घर पहुंच गया। दोनों ने चाकू निकाले। अब इस खतरनाक खेल का आखिरी और सबसे भयावह कदम उठाने का वक्त आ चुका था। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ में खंजर था, लेकिन हिम्मत जैसे साथ छोड़ रही थी। वह डर भरी नजरों से साहिल की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज कांप गई, मैं ये नहीं कर सकती। साहिल ने मुस्कान की ठंडी हथेली पर अपनी गर्म उंगलियां रखीं और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ही करना होगा, तुम उसकी पत्नी हो, पहला वार तुम्हारा होना चाहिए। मुस्कान ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका हाथ अब भी कांप रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। साहिल झुंझला गया। उसने मुस्कान का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खंजर को सौरभ के सीने की ओर ले जाने लगा। मुस्कान का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। साहिल ने फुसफुसाकर कहा, बस एक हल्का वार, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुस्कान अब भी जमी हुई थी। उसका हाथ रुका हुआ था। अचानक साहिल ने झपट कर उसके हाथ पर जोर से दबाव डाला। खंजर तेजी से सौरभ के सीने में उतर गया। एक हल्की कराह गूंजी और फिर गहरी खामोशी छा गई। सौरभ की सांसें कुछ देर तक लड़खड़ाई, फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। मुस्कान सुन्न खड़ी थी। उसके हाथ अभी खंजर थामे हुए थे, मगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। साहिल ने झटके से खंजर खींचा। अब इसे खत्म करते हैं। साहिल ने जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला।
और बिना रुके सौरभ की दोनों हथेलियां काट दी। खून फर्श पर बहने लगा। मुस्कान कांपते हुए दीवार से सट गई। उसकी आंखें फैल गईं। साहिल को कोई झिझक नहीं थी। उसने गर्दन पकड़ी और एक झटके में सिर अलग कर दिया। मुस्कान की रूह कांप गई, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहले से खरीदे गए 2 बैग कमरे में रखे थे। एक बैग में सिर और दोनों हथेलियां डाली गईं। दूसरे में सौरभ का साहिल ने धड़ वाला बैग घसीटकर बेड के नीचे रख दिया। बाकी काम में निपटा दूंगा, कहकर साहिल सिर और हथेलियों वाला बैग उठाकर घर से निकल गया। रात के 3 बजे वो अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जो मुस्कान के घर के पड़ोस में ही था। कमरे में अब सिर्फ मुस्कान थी। जिस बेड पर वह रोज सोती थी, उसी के नीचे आज उसका पति बिना सिर और बिना हथेलियों के पड़ा था। वह लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें बंद करते ही सौरभ का खून से लथपथ चेहरा सामने आ जाता। उसकी सांसें तेज होने लगीं, दिल घबराने लगा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई उसके आसपास हो। मैं यहां अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। घबराई हुई मुस्कान ने जल्दी से साहिल को फोन लगाया। साहिल हंसा, तो मेरे घर आ जाओ। मुस्कान के पास अब और कोई चारा नहीं था। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला, सड़क पार की और साहिल के घर की ओर बढ़ गई। रात गहरी थी, सन्नाटा डरावना लग रहा था, जैसे अंधेरे में कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। सिर झुकाकर वो साहिल के घर का अंदर चली गई। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थीं, मगर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। साहिल और मुस्कान गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे ही साहिल की आंख खुली, उसने तुरंत बैग उठाया और अपने घर चला गया। कुछ घंटों बाद वो वापस आया। चेहरे पर वही ठंडा सन्नाटा था। अब काम खत्म करना है, उसने मुस्कान से कहा। मुस्कान ने कहा, कैसा काम? मुस्कान सहम गई। साहिल ने मुस्कान से कहा, सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान चुपचाप मार्केट गई और एक बोरी सीमेंट लेकर आई, लेकिन साहिल ने सिर हिलाया, एक से कुछ नहीं होगा, और लेकर आओ। वो फिर गई, दूसरी बोरी सीमेंट लेकर आई। साहिल ने दरवाजा अंदर से बंद किया। कमरे के एक कोने में एक बड़ा ड्रम पहले से रखा था। साहिल ने उसे लिटाया और बैग से सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े निकाले। सिर, धड़ और दोनों हथेलियां। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं। साहिल ने बिना रुके लाश को ड्रम में डाल दिया, फिर सीमेंट की बोरी पलट दी, उसमें पानी मिलाया और देखते ही देखते ड्रम भर गया। अब कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। साहिल मुस्कुराया। ढक्कन बंद कर दिया गया। ड्रम को कमरे में एक कोने में छोड़ दिया गया, जैसे कोई मामूली सामान हो। इसके बाद सफाई का काम शुरू हुआ। साहिल ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच मंगवाई। पूरा घर चुपचाप साफ किया जाने लगा, हर सबूत मिटाया जाने लगा। ये खेल का पहला भाग था जो खत्म हो चुका था। अब दूसरी चाल चली जानी थी। शाम हो चुकी थी। तारीख थी 4 मार्च। मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक की और सीधे शिमला के लिए निकल पड़े। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता था कि वो लंदन से आया हुआ है। ऐसे में अचानक गायब होना शक पैदा कर सकता था। इसलिए सफर के दौरान ही उसने सौरभ के मोबाइल से उसके भाई और बहन को मैसेज किया, मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं, फिर मनाली और फिर कसौली। कुछ देर बाद जवाब आया, अच्छा लेकिन इतने दिनों बाद आए हो, घर कब आओगे? मुस्कान ने झट से मैसेज टाइप किया, अभी घूम रहे हैं, बाद में मिलेंगे। इस बीच वे शिमला से मनाली और फिर कसौल घूमते रहे। होली आ गई। घर वालों ने फिर मैसेज किया, होली पर घर तो आओगे ना? अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कॉल आ गया। मुस्कान के लिए फोन उठाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आवाज से राज खुल सकता था। फिर मुस्कान ने मैसेज किया, नहीं इस बार यही मना रहे हैं। उसने झूठा जवाब भेजा। घर वालों को यह अजीब लगा, आखिर 2 साल बाद आया था और अब होली पर भी नहीं आ रहा। लेकिन कोई शक न करे, इसलिए मुस्कान लगातार अपडेट भेजती रही, यहां बहुत मजा आ रहा है, अभी यहां है, अब वहां जा रहे हैं। इस तरह 14 दिन बीत गए। तारीख थी 18 मार्च। अब तक जो पैसे साथ लाए थे वो खत्म हो चुके थे। मुस्कान के पास कुल 84,000 थे। साहिल के पास भी थोड़े पैसे थे, मगर अब सब खत्म हो गया था। लेकिन उसे पता था सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मगर दिक्कत ये थी कि उसे अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका नहीं पता था। वो सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ ये बताओ, बैंक से सौरभ के पैसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ चौंक गई, सौरभ तो तुम्हारे साथ है ना, तुम दोनों शिमला मनाली घूम रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? और पैसे निकालने की जरूरत ही क्या है? सौरभ से मांग लो, मुस्कान से जवाब देते नहीं बना। अचानक उसके मुंह से वो बात निकल गई जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी। सौरभ तो है ही नहीं,
वो मर चुका है। माँ घबरा गई। उनकी बेटी ने जो बताया था वो चाहती है तो छुपा सकती थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। होली पर भी बेटी नहीं आई और अब अचानक पैसे निकालने की बात। पहले से ही उन्हें मुस्कान के पिछले रिश्ते और तलाक के बारे में सब पता था। उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना देर किए वे पुलिस स्टेशन पहुंची। साहब, मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। वो कह रही थी कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। मुस्कान 14 दिनों से गायब थी। मामला संगीन था। उधर इत्तेफाक से 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, कुछ ही देर में पुलिस भी वहां धमक गई। घर में घुसते ही पुलिस की नजर कोने में रखे एक बड़े ड्रम पर पड़ी। ड्रम इतना भारी था कि शक होना लाजमी था। तभी सौरभ का भाई भी वहां आ चुका था। मुस्कान, सौरभ कहाँ है? मुस्कान का चेहरा सफेद बढ़ गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। घर की तलाशी ली जाने लगी। ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, मगर वो इतना ठोस हो चुका था कि किसी भी औजार से नहीं खुल रहा था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने तुरंत एक टेम्पो बुलाया और ड्रम को उठाकर मुर्दा घर भेज दिया। अब सबसे जरूरी काम था ड्रम को खोलना। एक मैकेनिक बुलाया गया। उसने गैस कट्टर से ड्रम को काटना शुरू किया। ड्रम की परत हटी तो अंदर ठोस सीमेंट का एक भारी भरकम टुकड़ा निकला। अब उसे तोड़ना जरूरी था। कई हथौड़े पड़े, मशीनें चलाई गईं। धीरे धीरे सीमेंट छटकने लगा। कुछ ही देर में अंदर से जो निकला उसने सबको सन्न कर दिया। एक कटा हुआ सिर, एक धड़ दो अलग अलग लिया, लेकिन दोनों पैर गायब थे। पुलिस को अब किसी कबूलनामे की जरूरत नहीं थी। अब भी झूठ बोलोगी? मुस्कान और साहिल की हालत खराब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद दबाव में आकर उन्होंने जुर्म कबूल लिया। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं मुस्कान को पसंद करता था। पुलिस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा, और वो तेरा साथ दे रही थी? हाँ, क्योंकि मेरी माँ भी उसे पसंद करती थी। तेरी माँ? पुलिस अधिकारी ने हैरानी से पूछा। लेकिन तेरी माँ तो बरसों पहले मर चुकी है। साहिल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हाँ, लेकिन वो मुझसे अब भी बात करती है। कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। साहिल की मानसिक स्थिति डांवाडोल थी। मुस्कान ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। अब सच खुल चुका था। साहिल ने बताया कि उसकी माँ उसे सपनों में नजर आती थी और उससे बातें करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुस्कान मेरे लिए सही लड़की है। मैंने जो किया उसी के कहने पर किया। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली। तो सौरभ को मारने का प्लान भी तेरी माँ ने दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूं तो रास्ते का कांटा हटाना होगा। सभी हैरान थे, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियां भी इसलिए काटी थीं क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब धारणा थी। अगर किसी की हथेलियां काट दी जाए तो उसकी किस्मत की लकीरें भी खत्म हो जाती हैं। उसे लगा था कि ऐसा करने से सौरभ की आत्मा कभी उसे बद्दुआ नहीं दे पाएगी। पुलिस अधिकारी ने ठंडी नजरों से उसे देखा। तूने किस्मत की लकीरों की बात की थी ना? हाँ, साहिल फुसफुसाया। अब तेरी किस्मत की लकीरें भी खत्म हो चुकी हैं। साहिल, अब तेरा किस्मत कानून लिखेगा। दोनों के चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा था, लेकिन मुस्कान की आंखों में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। तुम्हारा पति तो तुम्हें तलाक देने वाला था, फिर कत्ल क्यों किया? इंस्पेक्टर ने मुस्कान से पूछा। मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी साहिल से शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बस एक अच्छा साथी था जिसके साथ मैं वक्त बिता रही थी। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए साहिल की तरफ देखा। तो तुमने सौरभ का कत्ल क्यों किया? साहिल की आंखों में पछतावे की हल्की परछाई आई, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर सौरभ जिंदा रहता तो मुस्कान की जिंदगी नर्क बन जाती। वो उसे तंग करता, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, जिस मुस्कान के लिए तुमने ये सब किया वो तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। साहिल का चेहरा सफेद बढ़ गया। उसने कांपते होठों से मुस्कान की तरफ देखा, मानो कोई उम्मीद हो कि वो इस बात को झूठ लाएगी, लेकिन मुस्कान ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, अगर ये राज थोड़ी देर से खुलता और तुम मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालते तो क्या अगला कत्ल तुम्हारा होता? साहिल की आंखों में डर तैरने लगा। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। ये सब शुरू हुआ था एक लव मैरिज से सौरभ और मुस्कान की। दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर मुस्कान को साहिल से प्यार हो गया, लेकिन शादी करने का इरादा कभी नहीं था। अब जब साहिल को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे समझ में आया कि उसने जिस औरत के लिए कत्ल किया वही उसके साथ कभी शादी नहीं करना चाहती थी।
अगर ये कत्ल छुपा रहता तो शायद कुछ समय बाद साहिल ही अगला शिकार बन जाता। लेकिन इससे पहले कि ये पार्ट 3 शुरू होता, कानून ने इस खेल का पर्दाफाश कर दिया। उस बच्ची का क्या किसी ने पीछे से सवाल किया, जिस मासूम को इस दुनिया में पिता का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। उसकी मां ने खुद ही उसे अनाथ बना दिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ 4 दीवारों तक सिमट गई थी। मां उम्र कैद की सजा काट रही थी और पिता इस दुनिया में था ही नहीं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। काश लोग अपराध करने से पहले ये सोच पाते तो क्राइम रेट अचानक गिर जाता, मगर अफसोस ऐसा सोचता ही कौन है। और दोस्तों, यही थी आज की कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि लालच, धोखा और जुर्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर इंसान क्राइम करने से पहले एक पल के लिए ठहर कर सोच ले तो शायद ऐसी कहानियों बनती ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।